हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम जो लेक्चर रिवाइज करेंगे दैट इज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, एनसीईआरटी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। कोई नोट्स या डाउट्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इस चैप्टर की सक्सेस किस बात पे डिपेंड करती है, फेलियर किस बात पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ क्वांटम नंबर्स पे। जिसको क्वांटम नंबर्स आते हैं उसके लिए चैप्टर बहुत आसान है। जिसको हंट्स रूल, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ रूल आता है, चैप्टर बहुत आसान है। तो आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जो मेरा ये वीडियो लेक्चर देख रहा हो, तो मैं उसको सलाह दूंगा कि अगर क्वांटम नंबर अच्छे से आते हैं तो ये लेक्चर देखे, अदरवाइज इस लेक्चर को मत देकर, समझ कुछ नहीं आएगा या कम आएगा। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले आप जब बात करते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन चार ब्लॉक की बात करते हैं। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन चार ब्लॉक की बात करते हैं। आपको इन सभी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना है, सभी का, क्योंकि एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही बनता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो याद करने हैं, पर नहीं भी बनता तो भी करना है, क्योंकि इस कदम पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि एस में या तो एक आएगा या तो दो आएगा। पी ब्लॉक एस भरने के बाद शुरू होता है और पी में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। डी ब्लॉक की खासियत ये होती है कि इलेक्ट्रॉन पहले एनएस पे जाता है, एनएस पे जाने के बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में आते हैं और 1 to 10 फिल करते हैं। पर लास्ट क्लास में जब मैं आपको क्वांटम नंबर रिवाइज करा रहा था तो मैंने एक बात बताई थी। मैंने आपको कहा था कि कॉपर, क्रोमियम, मोलिब्डेनम कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिसमें डी में 4 है, डी में 4 है, डी में 9 आ रहा होता है। तो उसको हाफ फिल या फुली फिल करने के चक्कर में हम एस को कभी कभी एक भी कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करवा के। तो ये डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर होगी। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है पेनल्टीमेट शेल में। इसको कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, सेकंड लास्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल। एफ ब्लॉक में एनएस भरने के बाद हम n-1d नहीं भरते हैं, छोड़ देते हैं, और हम एंटी पेनल्टीमेट शेल को भरना शुरू कर देते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं मेरे बच्चों? और कभी कभी इसको हाफ फील्ड, फुली फील्ड के चक्कर में डी का 0 या डी का कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन भी डाल देते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सलाह दूंगा कि मेरे बच्चों, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद करो। इंपॉर्टेंट है एस ब्लॉक, सॉरी, इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट। डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में एंटर करता है, एफ ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट में एंटर करता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंस इनके कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में एंटर करता है, डिफरेंस याद कर लीजिएगा। देखिए, आपको दो तरह के क्वेश्चन आते हैं पोजीशन से रिलेटेड। पोजीशन का मतलब होता है एलिमेंट का ग्रुप और एलिमेंट का पीरियड, जो उसकी पोजीशन होती है। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा, पूछा होगा कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा। और कभी कभी टीचर एटॉमिक नंबर दे देता है। मैं दोनों से आपको करा देता हूं। देखो, जो भी मैक्सिमम एन हो, मैक्सिमम एन, वो पीरियड होता है। मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त जो भी एन की मैक्सिमम वैल्यू आए वो पीरियड है उसका। मान लो 1s2 2s2 2p6 3s2, ये करते करते आपने मैक्सिमम एन लगा 5, 5s ऐसे, तो फिर पीरियड 5। मैक्सिमम एन 6 यूज किया, पीरियड 6।
तो यानी कि n की मैक्सिमम वैल्यू आपको पीरियड दे देगी। अगर ग्रुप की बात करनी है, ग्रुप की बात करनी है, और अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, अब बच्चा कहेगा सर मुझे कैसे पता चलेगा एस ब्लॉक का एलिमेंट? मान लो आपको एनएस 1 to 2 ऐसे दे दिया, तो आप समझ जाओगे तो एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है। अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो एस के इलेक्ट्रॉन उसका ग्रुप हो जाएंगे। अगर वो पी ब्लॉक का है तो आपने पी के इलेक्ट्रॉन में 12 ऐड कर देना है, ग्रुप आ जाएगा। मान लो पी में 3 दे रखा है तो 3 + 12 कर देना। ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों, एस में 2 और डी में 10, पी से पहले 12 ग्रुप आ चुके होते हैं। तो अगर मान लो P में 3 आया, 3 + 12 15 ग्रुप हो जाएगा, ऐसे करें। और डी ब्लॉक में आपने क्या करना है, डी के इलेक्ट्रॉन और एस के इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। किस किस को ऐड करना है आपने? डी के और एस के इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है आपने। ठीक है बच्चों, जो पास करो। हाँ जी, तो आपने डी ब्लॉक में क्या करना है? डी ब्लॉक में आपने डी के और एस के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना, क्योंकि मान लो डी में 3 है तो 3 + 2, 3 + 2 मतलब 3 से पहले 2 ग्रुप तो आ चुके होंगे ना। तो डी ब्लॉक में क्या करना होता है बच्चों? डी के इलेक्ट्रॉन और एस के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना, आपके पास ग्रुप आ जाएगा। अभी मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन। एफ ब्लॉक में नॉर्मली कोई ग्रुप नहीं होता, नॉर्मली कोई ग्रुप नहीं होता, क्योंकि एफ ब्लॉक अलग से ही बिठाया हुआ है। पर वैसे पूछना ही चाहिए, अगर पूछ लेना तो आप ग्रुप उसका 3 कर देना, थर्ड ग्रुप। क्योंकि थर्ड ग्रुप के बाद यहां पे स्कैंडियम आता है, जिट्रियम आता है, लेंथनम आता है, एक्टिनियम आता है, ये ग्रुप नंबर 3 होता है। तो लेंथनम के बाद ये सारे शुरू होते हैं, एक्टिनियम के बाद ये सारे शुरू होते हैं। अगर आपने डिटेल लेक्चर देखना उसमें सारा बताया हुआ है। तो थर्ड ग्रुप के बाद ये बनने शुरू होते हैं। समझ में आ गई बात? तो अगर एफ का ऐसे पूछना नहीं बनता उसका, अगर पूछ ले तो क्या लिखना है? एफ वाले का ग्रुप नंबर 3। और शुरू करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं इस तरीके से सिखा देता हूं, फिर मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है उसको कैसे डील करना है वो भी सिखा दूंगा। आओ देखते हैं। मान लो टीचर ने कहा NS2 NP4 N is 5, तो आपने कहना है पीरियड 5। क्यों पीरियड 5? क्यों N5 तो पीरियड 5। अब बात ग्रुप की कर लो। अब पी ब्लॉक का मेंबर है, मैंने क्या कहा था? पी ब्लॉक में 12 ऐड कर दो, 12 और 4 कितना हो जाएगा? उसका 16th ग्रुप हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे निकाला? एक मैंने पी ब्लॉक का करा दिया, एक एक ही करा पाऊंगा बच्चे, क्लास होती तो मैं 10 और कर दूं। करो। हाँ जी, तो हाँ ये पी ब्लॉक के लिए आप कर लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, पी ब्लॉक का कैसे करना है? चलो एक और करा देता हूं। NS2 NP5 N = 4, तो N4 तो पीरियड क्या हो जाएगा उसका? 5, और ग्रुप क्या हो जाएगा? आज देखते हैं। आपने पी ब्लॉक में क्या ऐड करना है? आपने पी ब्लॉक क्या तो 12 ऐड करना है, 12 और 5 17 ग्रुप हो गया। ऐसे ठीक है, ऐसे लिखा हो N-1 D7 NS2 N = 4। अब N = 4 है तो पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड तो 4 ही हो जाएगा। ग्रुप, अब ये किसका कंफिग्रेशन लग रहा है? एस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का? बोलो। और डी ब्लॉक में क्या करते हैं? डी के और एस के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, तो ग्रुप हो जाएगा ग्रुप 9। ठीक है, जैसे है N-1 D5 NS1 N = 5। अब पीरियड क्या हो जाएगा? 5, और ग्रुप क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 5 + 1 6। अब ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए कराया क्योंकि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर डी में सिर्फ 2 ऐड ना कर दें, डी में 2 ऐड मत करना, क्योंकि
कभी कभी एस में एक भी हो सकता है, हाफ फील्ड फुली फील्ड के चक्कर में कभी कभी एस में क्या हो जाएगा, बोलो, एक भी हो सकता है। इसलिए डी में एस के इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज्यादा सेफ रहेगी आप। अब ये बताओ, आसान है ये तो, NS1 N इजिकल टू 7, तो पीरियड क्या हो जाएगा इसका, और ग्रुप क्या हो जाएगा, एस में एक ही है तो ग्रुप एक हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, हालांकि इसका क्वेश्चन पूछना बनता नहीं है उसका, पर अगर पूछ ले तो क्या करेगा बच्चा, जरा देख लेते हैं। अगर पूछ ले तो क्या करेंगे, तो पीरियड क्या लिख देना और ग्रुप क्या लिखना चाहोगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो फिर क्या लिख देना इसका पीरियड, ग्रुप 3। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, वैसे सेंस नहीं बनती अगर पूछ ले तो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कभी कभी आपको एटॉमिक नंबर से पूछ लेगा, तो भैया ये फलाना एटॉमिक नंबर है, इसका ग्रुप और इसका पीरियड बताओ, ठीक है। पर एक इसमें आपको याद करनी पड़ेगी बात, और इसमें आपको लगे ना कि ये तरीका हमें समझ नहीं आया, तो भी एक चीज याद करा रहा हूं, उसको याद कर लेना, क्योंकि वो आगे काम आएगी आपको। जैसे नोबल गैसेज जो होती है, ग्रुप नंबर 18 में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये नोबल गैसेज होती है, ठीक है। इनके एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर आप याद कर लो। एक तो सीक्वेंस याद कर लो, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये तो आपको 10th क्लास में रटवा दी गई होगी, 9th क्लास में रटवा दी गई होगी अगर आपने पीरियड टेबल पढ़ी होगी तो। और इनके एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2, नियन का 10, और ये जो 3 है ना, 3 आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये 18 का टेबल है, ये 18 का टेबल है, बच्चा याद कर लेता है। आओ, 18, 36, 54, ये 3 में 18 का। अब इसमें 32 ऐड कर दो, 32 मैजिक नंबर्स होते हैं ना, 32 ऐड कर दो। आप इनके एटॉमिक नंबर याद कर लो, इससे बहुत फायदा मिलेगा, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपके टीचर ने कहा कि भैया एटॉमिक नंबर 16 है, इसका पीरियड और ग्रुप बताओ। देखो वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन से कर लो 1s2 2s2 2p6, पर मैं आपको डायरेक्ट भी सिखा देता हूं, आपने देखना है कि 16 नंबर किसके बीच में आएगा। 16 नंबर है यानी कि ये 18 वाली लाइन में होगा। अरे 10 के बाद ही होता है ना 16, तो 10 के बाद है तो 18 वाली लाइन में मिलेगा मुझको। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, और 18 वाली लाइन जो होती है वो थर्ड पीरियड होती है। तो बताओ इसका पीरियड क्या होगा। क्लियर होगी बात, यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओ, 18 ये ग्रुप नंबर 18 है, और मैंने जाना कहां है, ग्रुप नंबर 16 में, यानी कि 2 पोजीशन पीछे जाऊंगा। कितनी पोजीशन पीछे जाऊंगा, अरे 2 पोजीशन पीछे जाऊंगा, बोलो बच्चे। आप 2 पोजीशन पीछे जाओ, 18 नंबर है तो 17 और 16। अब बताओ 18 के बाद ग्रुप नंबर 17 आता है, 18 से ग्रुप पहले कौन सा ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर, और 17 से पहले कौन सा ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 16। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया, क्लियर हुआ। और मैं आपको एक और ऐसा एग्जांपल करा देता हूं। जैसे मान लो आपको आता है, कहता है एटॉमिक नंबर 33 है, ठीक है जी, 33। अब 33 में आपने देखना है कि इसका पीरियड और ग्रुप क्या होगा। अब 33 किसके बीच में आता है, 18 और 36 के बीच में आता है, यानी कि कौन सी पीरियड के बीच में होगा, इस लाइन में होगा। अब तो क्रिप्टन कौन से नंबर पे आ रहा है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, तो बताओ पीरियड क्या हो गया इसका, 4 पीरियड हो गया। अब क्या बचा इसका, ग्रुप। अब बताओ ये जो क्रिप्टन होता है 36 वाला, ये ग्रुप नंबर 18 होता है, क्या होता है, ग्रुप नंबर 18 है, और मुझको 36 में से 3 पीछे जाना है। कितने पीछे जाने हैं, 3 पीछे जाना है। अच्छा, ग्रुप 18 में 3 माइनस करना क्या आता है, ये ग्रुप 18 है ना, और मुझको 3 पोजीशन क्या जानी है, पीछे जानी है। तो 18 ग्रुप ये है, और 33 3 पोजीशन पीछे जानी है। तो ग्रुप नंबर 18 माइनस 3 कितना होता है, तो इसका ग्रुप क्या हो गया। समझ में आ गया बच्चे, ये डायरेक्ट है, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन से तो करो आप, इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, कॉन्फ़िगरेशन से तो करना ही पड़ेगा। मैं आपको एक और कराता हूं। जैसे मान लो आपको 50 नंबर का कहता है, 50 नंबर का बताओ क्या होगा। अब बताओ 50वां नंबर किसके बीच में आ रहा है, 36 और 54 के बीच में आ रहा है।
यानी कि ये इस वाली लाइन में होगा। आप रफ में ये नंबर लिख लो इनके। तो 1 2 3 4 5, तो बताओ पीरियड क्या हो गया इसका, बचा क्या इसका, ग्रुप ही बचा ना। अब जेनन आपको पता है, जेनन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर, जल्दी बोलो। 18वें ग्रुप में है। अब 18वें ग्रुप में है, मुझको 54 से 50 यानी कि 4 पोजीशन पीछे जाना है। तो ग्रुप नंबर 18 में से 4 माइनस करो, कितना आ गया, तो इसका ग्रुप क्या हो गया। क्लियर हो गया बच्चे, आगे बढ़े। जैसे मान लो आपको ये तो पी ब्लॉक को पीछे करके आ रहा है, मान लो आपको आता, खैर 20 से 30 तो मैं आपको डायरेक्ट सिखा दूंगा, 20 से 30 मैं आपको अभी डायरेक्ट सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। मान लो आपको आया मान लो 38 का आ गया आपको। अब 38 का थोड़ा लॉजिकली चलना, 38 का लॉजिकली चलना दिखाता हूं। 36 के बाद 38 आएगा, बोलो। तो बताओ कौन सी लाइन में आएगा, इस वाली लाइन में। ये कौन सा पीरियड हो गया, 1 2 3 4, तो बताओ इसका पीरियड क्या हो गया, बचा कौन इसका। अब बच्चे एक थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, यहां से आप ग्रुप 18 में से इतनी पीछे जाओगे, 38 तक कोई सेंस नहीं बनती। आप 36 तो पता ही है, 36 कौन सा ग्रुप है, 18। तो 37 जो होगा वो ग्रुप नंबर 1 नहीं शुरू हो जाएगा वहां से, 37 ग्रुप नंबर 1 हो गया, तो 38 ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, फिर बोलो। क्लियर होगी बात, कर लोगे ऐसे। और 44 वाले को देखते हैं, मॉलिबिटनम को। 44 किसके बीच में आ रहा है, 36 और, यानी कि कौन सा पीरियड हो जाएगा, 1 2 3 4 5, पीरियड 5। और ग्रुप देखते हैं। अब आपकी ऑप्शन है कि 36 के बाद 44 ऐड करना है, या 54 ग्रुप 18 में से 44 माइनस करना है। क्या करूं, जल्दी बोलो। ऐड करते हैं। 36 के बाद, 36 के बाद 44 कौन से नंबर पे आएगा, 36 के बाद 37 ग्रुप 1 हो जाएगा। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, तो 5 ग्रुप ये हो गए, 5 6 7 8, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा उसका, 8 हो जाएगा। आप चाहते तो 54 से माइनस पीछे भी कर सकते थे, ग्रुप नंबर 18 था ना ये, तो आप इसे पीछे पीछे जाते तो भी ग्रुप 8 मिल जाता आपको। क्लियर हो गया। और पर मेरे हिसाब से कुछ नहीं आता, आपको आएगा 20 से 30 का पोजीशन, अगर आती है तो ये बहुत आसान होती है। पीरियड इनका क्या होता है, और इनका एटॉमिक नंबर का सम उनका पीरियड होता है। जैसे मान लो 26 आ गया, तो ग्रुप क्या होगा, 6 + 2। मान लो 28 आ गया, तो ग्रुप क्या होगा, 2 + 8 10। 29 आ गया, तो ग्रुप क्या होगा, 2 + 9। पीरियड क्या, पीरियड क्या, समझ में आ गई बात। और 103 से आगे, ये तो और आसान है मेरे बच्चों। 103 से आगे मान लो 103, 104, 105, 106, 107, 114, 115, 116, 117, 118, मान लो ये आ गया। देखो ये पीरियड तो साथ ही है, लास्ट पीरियड है ये, बचता क्या, ग्रुप। लास्ट की 2 डिजिट उठा लेना, लास्ट की 2 डिजिट क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, हैं। लास्ट की 2 डिजिट ग्रुप हो जाएगी, तो इसका ग्रुप क्या है, 7। 114 का ग्रुप क्या होगा, 14। आप ओरली बोल सकते हो, 1 सेकंड में बच्चा आंसर देता है। 116 का ग्रुप क्या होगा, 16। 118 का ग्रुप क्या होगा, 18। अब कॉमन सेंस की बात है, अभी पीछे एक बच्चे के स्कूल में आया 120 का पीरियड और ग्रुप क्या होगा। अरे पीरियड तो 8 हो जाएगा ना, क्यों 8 हो जाएगा, क्योंकि 118 तक ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 7 होता है। तो 118 भरने के बाद नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो कौन सा पीरियड शुरू हो जाएगा, जल्दी बोलो। पीरियड नंबर 8, बचा कौन सा, ग्रुप। अब 118 कौन सा ग्रुप है, 18। अब 18 के बाद वापस कौन सा ग्रुप आता है, फर्स्ट। पर मुझको 120 तक जाना है, तो आंसर ग्रुप 2। क्लियर होगी बात, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, बोलिए। और जी
कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम बात करेंगे एटॉमिक साइज की। देखो बच्चे, एटॉमिक साइज न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस होता है, जहां तक न्यूक्लियस अपना असर दिखा सकता है उसको आप एटॉमिक साइज कहते हो। कोवलेंट साइज भी होता है, कोवलेंट रेडियस, वैन रेडियस और मेटेलिक रेडियस, इनकी डेफिनेशन कर लेना। इसके बाद आता है आयनिक साइज। आयनिक साइज में एक पढ़ेंगे आप कटायन और एक पढ़ेंगे आप अनायन। कटायन एटम से छोटा होता है, मतलब जब कटायन बनता है वो एटम से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाते हैं तो उसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे। कटायन कैसे बनता है? कटायन बनता है इलेक्ट्रॉन के लॉस से। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या बढ़ जाएंगे? उसके प्रोटॉन। प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तो क्या बढ़ेगी? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बढ़ेगी तो क्या कम हो जाएगा? साइज। नंबर एक। नंबर दो, अगर ये 1+ है और अगर ये 2+ है और अगर ये 3+ है तो ये मान के चलना जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। यानी कि कटायन जितना पॉजिटिव होगा, ग्रेटर पॉजिटिव, उतना ही ज्यादा क्या होता चला जाएगा? छोटा। जैसे Al3+, Mg2+, सोडियम प्लस, ये साइज हो जाएगा इंक्रीजिंग साइज। समझ में आ गया इंक्रीजिंग साइज कैसे किया? Al3+ को सबसे छोटा क्यों किया मैंने? क्योंकि उसके पास 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 3 प्रोटॉन ज्यादा होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। पर ये तभी करना जब तीनों में शेल्स कितनी हो? एक की बराबर शेल्स हो। अनायन बनता है इलेक्ट्रॉन के गेन से। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है ना बच्चों, तो उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन सी चीज बढ़ जाएगी? उसके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगी तो साइज एक्सपेंड कर जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा। यानी कि अनायन बड़ा होता है, ये बात तो क्लियर होगी। पर एक 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो और बड़ा हो जाएगा, 3 वाला और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि हमने यहां पे क्या सीखा कि कटायन जितना पॉजिटिव उतना छोटा, अनायन जितना नेगेटिव, ग्रेटर लिखा है, ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब -1 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -3, उतना ही लार्जर साइज। अब जैसे F- O2- और N3- साइज किसका बड़ा होगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। फिर इसके अंदर एक डेफिनेशन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन भी है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ऊपर। तो दो स्पीशीज विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे आप Al3+ में 13-3 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। आंसर 10। Mg2+ में कितने हो जाएंगे? 10। Na+ में कितने हो जाएंगे? 10। F- में कितने हो जाएंगे? 9+1 10। ये सारे क्या लगा रहा हूं मैं? O2- में भी 10, N3- में भी। पर इसमें साइज के कैसे अरेंज कर देंगे? समझ में आ गया जी कैसे किया? अनायन बड़ा, कटायन छोटा। कटायन जितना प्लस उतना छोटा, अनायन जितना माइनस उतना बड़ा साइज हो जाएगा। याद आ गया कुछ? सेम एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कर जाना इसको। फिर इसके बाद आपने करनी है वेरिएशन। वेरिएशन में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ शेल क्या रहती है मेरे बच्चों? सेम। अगर इसमें 3 शेल हैं तो उसमें भी 3 शेल होंगे। अभी तो बताया पीरियड में शेल चेंज नहीं होती, अभी तो क्वेश्चन करा रहा था ना मैं। जो एक ही पीरियड में आ रहा था तो उसका एन एक ही आ रहा था, नहीं आ रहा था, नंबर ऑफ शेल्स मैक्सिमम। पर क्या बढ़ते रहते हैं? नंबर ऑफ, बोलो, प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। प्रोटॉन बढ़ेंगे तो क्या बढ़ जाएगी? अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड
तो बताओ इसका असर क्या पड़ेगा जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। कोई डाउट? लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज। अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में क्या होता है, इसमें ना बच्चा कभी कभी अधूरा आंसर लिखता है। मेरे बच्चों ध्यान से, पूरा आंसर पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको जोर दिया था, अब फिर उस बात पे जोर दूंगा। आपने कहना है जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है घटती है मेरे बच्चों? ये सीख लेना ये लाइन जो आप सिखाने वाला हूं, क्योंकि ये सेम लाइन आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी आएगी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में भी आएगी। ध्यान रखना इस बात। डाउन द ग्रुप शेल बढ़ती है। क्यों शेल बढ़ती है? अगर इसमें 2 शेल है तो इसमें 3 नहीं हो जाएंगी, 4 नहीं हो जाएंगी। पीरियड चेंज होगा तो एन चेंज नहीं हो जाएगा उसका। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। क्यों? अगर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन नहीं है, पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 31 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो डाउन द ग्रुप 2 चीजें हो रही है, शेल भी बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। पर एक चीज और है, इंटर विनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है न्यूक्लियस और पीछे वालों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे मैं यहां बैठा हूं, सबसे पीछे लक्ष्य जी बैठे हैं, तो लक्ष्य इस समय मोबाइल देख रहा है या कॉपी देख रहा है मुझे देख रहा है, मुझे पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य जी को पार्थ जी ने ढक लिया है। लक्ष्य जी को पार्थ जी ने ढक लिया है। जो पीछे बैठा होगा फायदा उठाएगा, उसको लगता है टीचर कहां देख रहा है। क्यों लक्ष्य जी? गलत कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं? टीचर की नजर तेज होती है वो। नहीं, मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अब लक्ष्य कौन सा स्टूडेंट हो गया? इंटरवीनिंग स्टूडेंट, जिसने लक्ष्य जी को ढक लिया। तो बताओ ढकने से मेरा असर बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब न्यूक्लियस का असर कम हो जाएगा तो न्यूक्लियस का असर कम होते ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड कर देगा, साइज बढ़ जाएगा। तो आपने ये लाइन जरूर लिखनी है जब भी डाउन द ग्रुप किसी की भी बात करें, कि शेल बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। और इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन का क्या हाई होता है? shielding effect due to intervening electron will increase and hence attraction between nucleus and electron will decrease and hence atomic size will increase। देखो एक बात मैं बता दूं, मैं बच्चों के टेस्ट ले रहा था ना पीछे में, तो कुछ बच्चे ऐसे सिंबल लगा रहे थे, डिक्रीज इंक्रीज। ध्यान रखना, ये बेवकूफी अपने पेपर में मत कराना। क्लियर है बात? पूरा इंक्रीज लिखना, पूरा डिक्रीज लिखना, ये कोई लैंग्वेज नहीं होती। हम पढ़ाते वक्त लिखते हैं, ये सुना आपको, उसको चीज को लिखना है। और मैं पढ़ाते वक्त भी बता चुका हूँ, आज रिवीजन के समय भी इस बात को बता रहा हूँ, प्रॉपर लैंग्वेज लिखना जो होती है। साइज हो जाएगा बच्चे, वेरिएशन कर लोगे, आगे बढ़े। आओ इसके बाद हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन बड़ी क्रिटिकल है। बच्चे लिख देते हैं इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। गलत जवाब। इस पे कुछ शब्द है, आज आपको शायद उनकी अहमियत समझ में आए ना, 11th के बाद 12th में आ जाएगी। और वो शब्द हैं, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, किसमें से? फ्रॉम किसमें से? आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक एटम जो अकेला है, गैसियस फॉर्म में है, उसके आसपास कोई और नहीं है, टू मेक इट गैसियस कटायन। डेफिनेशन ढंग से पढ़ना, नोट्स में लिखी हुई है, नोट्स में डेफिनेशन मैं भी दिखा दूंगा। अब इसके बाद एक डेफिनेशन आती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितनी एनर्जी चाहिए? वो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है। दूसरा निकालने के बाद तीसरा निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी है? वो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारी क्या कहलाती हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जैसे ये एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जो एनर्जी दूंगा, ये एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। मान लो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, पर ये क्या बन जाएगा? कटायन बन जाएगा। छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा? अभी सिखाया है, छोटा हो जाएगा।
और अगर ये छोटा हो गया तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे एनर्जी पहले के मुकाबले क्या देनी पड़ेगी? तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा आपको ज्यादा मिलेगी किसके मुकाबले? क्योंकि आफ्टर द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन द साइज ऑफ cation becomes smaller, the attraction between the nucleus and the valence electron increases, and as it becomes difficult to remove second electrons from a gaseous cation, therefore second ionization enthalpy is higher than first ionization enthalpy पर। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दी, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, अब ये बन गया 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और भी छोटा हो गया है। तो अभी और भी छोटा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बहुत छोटा हो चुका होगा ये। अब मैंने इसका एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब जो एनर्जी दूंगा, ये एनर्जी कौन सी एनर्जी बन जाएगी मेरे बच्चों? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर क्या लगता है? फर्स्ट और सेकंड से भी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो बहुत छोटा हो चुका होगा। तो थर्ड इज मच हायर देन द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है मेरे बच्चे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्लियर। अब ये एनर्जी रिक्वायर्ड है, और एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी एब्जॉर्प्शन होती है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन मतलब एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच प्लस होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेल्टा एच हमेशा क्या होगा? यानी कि फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा एच इज ऑलवेज, तो ऑप्शन आती है ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नन ऑफ दिस। पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। एनर्जी रिक्वायर्ड है, एब्जॉर्प्शन होगी, एंडोथर्मिक की होगी। ठीक है बच्चों, ये बात तो आप कर सकते हो ना आप, अब तो आप एंथैल्पी पढ़ चुके हो आप मेरे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में, तो अभी आप जानते हो डेल्टा एच में बोल सकता हूं इसका पॉजिटिव होता है। फिर बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी की बैक में भी है, बैक एक्सरसाइज में, सेम क्वेश्चन एग्जाम्पलर में भी है, सेम क्वेश्चन एग्जाम्पलर में भी। मैंने एग्जाम्पलर की वीडियो बना रखी है, ठीक है, आपके ग्रुप में है, आप वो वीडियो जरूर देख के जाना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की पीरियोडिसिटी रिकॉर्ड की हुई है मैंने वो लेक्चर, ठीक है, वो जरूर देख के जाना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ नहीं हुआ? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर में भी है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन में भी। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स, सबसे पहला फैक्टर एटॉमिक साइज। अब एटम जितना छोटा होगा उसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो स्मॉलर द एटम, स्ट्रॉन्गर द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हेंस हायर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। पर इस भाषा से सभी बच्चे बचे। कौन सी भाषा? ये भाषा बचना, क्योंकि लैंग्वेज नहीं है। मतलब बच्चा कहना चाह रहा है कि साइज बड़ा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, ये कहना चाह रहा है बच्चा। गलती मत करो, क्योंकि ऐसी कई एक्सेप्शन है हमारी एनसीईआरटी में जहां साइज भी ज्यादा है और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा है। तो बेवकूफी मत करना, क्लियर है? हाँ जी। सेकंड, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स। तो जितने ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा प्रोटॉन्स, उतनी ज्यादा अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की होगी। जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की होगी, उतना ही मुश्किल उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई हो जाएगी, कम लो हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, स्ट्रॉन्गर द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हायर द आयनाइजेशन। थर्ड, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट कह लो या शील्डिंग इफेक्ट कह लो, एक ही बात है। अब बात में सीख चुके हो, जब अंदर के इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्डिंग करेंगे न्यूक्लियस को पीछे वालों से, तो पीछे वालों का न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाएगा, निकलना आसान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, उनका आसान हो जाएगा। तो भैया ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग इफेक्ट अंदर के इलेक्ट्रॉन का होता है, ध्यान रखना। ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, lesser the attraction between nucleus and the valence electron and hence lesser the ionization एंथैल्पी। एक मैं क्वेश्चन कराता हूं, शायद जेई या नीट में आया हुआ क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल रिजल्ट इन मैक्सिमम शील्डिंग इफेक्ट? ऑप्शंस पर एस पी डी एफ, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें 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 सबसे ज्यादा शील्डिंग किसमें करेगा? तो ध्यान रखना आंसर इज एस, क्योंकि एस ऑर्बिटल छोटा होता है। छोटे ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन बैठता है तो पीछे वालों को सबसे ज्यादा लगता है, ज्यादा शील्डिंग करता है। अगर पूछा जाए लीस्ट शील्डिंग इफेक्ट किसका होगा, सबसे पुअर एफ का होता है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट एफ का, मोस्ट शील्डिंग इफेक्ट एस का। कर जाना क्वेश्चन एमसीक्यू का, बच्चे उल्टा कर रहे थे, उल्टा कर रहे थे बच्चे, याद है? चलो याद होना चाहिए। गलती से एसएनएफ को बेटा देख, अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन छोटी सी जगह में बैठा होता है, तो न्यूक्लियस और पीछे वालों को ज्यादा ढकता है, शील्डिंग ज्यादा करता है। एफ ऑर्बिटल बड़ा होता है, बड़ा स्पेस होता है, तो इलेक्ट्रॉन खुला खुला घूम रहा होता है, पीछे वालों की शील्डिंग कम करता है, पुअर करता है। एफ पुअर शील्डिंग, एस स्ट्रोंग शील्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन कौन सा हटाना है इसमें भी मायने रखता है, इलेक्ट्रॉन किसका हटाना है उसका भी मायने रखता है। अगर आपने सेम शेल का एस निकालना है, पी निकालना है, डी निकालना है, एफ निकालना है, तो आप बताओ एनर्जी किसकी कम होती है, एस वाले की, पी वाले की, डी वाले की, एफ वाले की? एस वाले की सबसे कम एनर्जी होती है। और एस तो स्फेरिकल होता है, न्यूक्लियस चारों तरफ से अट्रैक्शन लगा रहा होता है। स्ट्रॉन्ग लगाएगा या वीक लगाएगा? स्ट्रॉन्ग लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर एस में है तो उसका निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, पी में है इस तरीके से ऑर्डर चलेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन 3 के एस में और 3 के पी में है, इसका निकालना मुश्किल होगा, एस का। लो एनर्जी में है तो मुश्किल हो जाएगा निकालना। अभी क्वेश्चन करा दूंगा इसका। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अप्लाई होता है, इफेक्ट ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, तो उनकी आयनाइजेशन थेरेपी ज्यादा होती है, उम्मीद से भी ज्यादा होती है। तो उसमें साइज मैटर नहीं करता। तो कुछ एटम है जिनका साइज बड़ा है पर हाफ फील्ड में आयनाइजेशन थेरेपी भी ज्यादा है उनकी, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कोई रिलेशन नहीं है उनके केस में। तो ये 5 नंबर का मेरे हिसाब से तो फेवरेट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का। 5 नंबर, 5 पॉइंट एक्सप्लेन करो, नंबर लो। इजी है, बच्चा अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकता है। अभी आपको नोट्स में दिखा दूंगा सेम आंसर, समझ आ गया? आयनाइजेशन थेरेपी। अब आयनाइजेशन थेरेपी के कुछ क्वेश्चंस हैं, नोट्स में तो सारे करा रखे हैं, तो कोशिश करता हूं कुछ कुछ क्वेश्चन आपको फटाफट क्विक रिकैप दे देता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। सबसे पहले एन और ओ में किसकी ज्यादा होगी? आंसर है एन की ज्यादा होगी, क्योंकि एन में लास्ट में 2p3 आएगा और ओ के लास्ट में 2p, ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है तो फिर क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। तो आयनाइजेशन थेरेपी एन की ओ से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, रीजन समझ में आ गया? प्रॉपर आंसर आपको चाहिए तो नोट्स में से उठा के देख लेना। हाँ, फॉस्फोरस या सल्फर किसकी ज्यादा होगी? फॉस्फोरस या सल्फर किसकी ज्यादा होगी? फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, लास्ट में 3p3 आएगा, सल्फर के लास्ट में 3p4 आएगा। हाफ फील्ड है, इसकी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? ग्रुप 18 वालों की तो वैसे ही बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि 18 वाले क्या होते हैं मेरे बच्चों? अच्छा देखो, अभी मैंने आपको कराया, पी के इलेक्ट्रॉन में 12 ऐड करते थे तो क्या आता था? ग्रुप। अभी सिखाया ना? तो आप ग्रुप में से 12 माइनस करना जरा एक पल के लिए। ग्रुप में से 12 माइनस करना, 18 में से 12 माइनस करो तो पी के इलेक्ट्रॉन ही आ गए। तो पी के इलेक्ट्रॉन में 12 ऐड करो, ग्रुप आता है, और ग्रुप में से 12 माइनस करो तो पी के इलेक्ट्रॉन आते हैं। लो, तो बड़ी अच्छी चीज होगी, जरा देखते हैं, जरा देखते हैं। मान लो ग्रुप नंबर 14 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ग्रुप नंबर 14, ये तो 12 से 18, आपको 13 से 18 ये तो पता है, पी लोग होता है। अब 18 में से 14 माइनस करना, जरा क्या आ रहा है? और सॉरी 12 माइनस करना, 14 माइनस 12 करना, कितना आ रहा है? 2। तो आंसर NP2। तो
पी के इलेक्ट्रॉन में 12 ऐड करो ग्रुप आता है, ग्रुप में से 12 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, पी के इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया। तो कह रहे ग्रुप 18 की आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली हाई क्यों होती है, कारण फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्स्ट्रा स्टेबल। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेरिलियम या बोरोन का। अब बेरिलियम इज 2s2, बोरोन इज 2s2 2p1। अब ये फुली फिल्ड है, स्टेबल होगा, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी किससे ज्यादा हो जाएगी, बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा होती। अब जैसे आपको पूछा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है, 3s2। देखो मैं मान के चल रहा हूं आपको इनके एटॉमिक नंबर से कंफिग्रेशन आता है, लास्ट क्लास में ये तो सिखाया मैंने क्वांटम नंबर, और आज की क्लास की शुरुआत ही मैंने इसी की बात से करी है। जिसको क्वांटम नंबर नहीं आती इसको इस चैप्टर से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए मैं सीख लूंगा कुछ। अच्छा, अब क्या है ये, एस फुली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल, किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। और वैसे भी मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन एस में से निकालना है, इसका इलेक्ट्रॉन किस में से निकालना है, पी में से। तो आपको वही पीछे बता तो रहा था, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव। इतना समझ में आया मेरे बच्चों। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम ना एक पर्टिकुलर पीरियड में ना सबकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर कर लेते हैं। बड़े काम का है, पता है क्यों, 2024 नीट में सेम क्वेश्चन है, तो आप कर लो। सेम क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, पर मैं जेई नीट की कोई तैयारी नहीं करा रहा, पर आपको आनी चाहिए। एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में ऑर्डर है, क्वेश्चन आ सकता है। आओ देखते हैं। लिथियम से शुरू होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। देखो बच्चे नियन जो है ना ग्रुप 18 है, अगर एक ग्रुप 18 है तो फिर क्या होगा, जल्दी बोलो, 18 माइनस, बोलो 18 माइनस 12 तो 6, पी में 6 आ गया। अब ये P6 है, ये P5 है, ये P4 है, ये P हाफ फील्ड हो गया, ये P2 है, ये P1 है। अब ये S2 हो गया और ये S, यहां तक आने समझ में आ गई। हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, फुली फिल्ड है। उसके बाद इन सब में से फ्लोरीन बहुत छोटा होता है, लेफ्ट टू राइट अभी पढ़ा रहा था, लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ता है कम होता है, कम होता है, तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में चाहे ऑक्सीजन का साइज छोटा है, लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता है, अभी तो बड़ा क्या है, पर नाइट्रोजन हाफ फील्ड है। तो अब बताओ क्या ये कोई सेंस बनती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, नहीं बनती। अब बताओ, अब हायर किसकी हो जाएगी, ओ की या एन की, बोलो एन की ओ से ज्यादा हो गई, चलो इनको भी निपटा दिया। अब बी और सी में ये P1 है P2 है, ना कोई हाफ फील्ड का चक्कर है ना कोई फुली फील्ड का चक्कर है, साइज को देख के खत्म करें। साइज कार्बन का छोटा है, किससे, किससे, बोरोन से। पर बोरोन और बेरिलियम में झगड़ा फिर हो गया कि भैया ये फुली फिल्ड है और ये फुली फिल्ड नहीं है, तो यानी कि कार्बन के बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी आएगी, फिर किसकी आएगी, बोरोन की, और लास्ट में लीस्ट किसकी हो जाएगी। मेरे बच्चों समझ में आ गया, कर लोगे पूरा ऑर्डर, मैंने पूरा पीरियड ही करा दिया भाई। आपको इस पीरियड में कोई 4 पूछे कर लोगे ना, नीट में कुछ 4 ही आए थे, कर लोगे नहीं कर लोगे। अगर ये ग्रुप, अगर आप पीरियड 2 को कर सकते हो तो आप पीरियड 3 को भी कर सकते हो, पीरियड 3 को भी कर सकते हो। तो पीरियड 3 कहां से शुरू होता है, सोडियम से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो जो बच्चा मेरी वीडियो लेक्चर देख रहा है, आप इसको मैं कहूंगा ट्राई करें, ये मेरा नंबर है, मुझको व्हाट्सएप करें, मैं देख लूंगा उसमें कितना सही क्या गलत किया, ठीक है जी। और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि कोई बच्चा मुझको जानता नहीं, मैं भी उसको जानता नहीं, और कई बार मुझको वो आंसर भेजता है तो लगता है कि बच्चा सीरियसली कर रहा है। आगे बढ़े, आ जाओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी कर लोगे। और एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन आयनाइजेशन एंथैल्पी में पक्का आता है, और देखते हैं। कहता है सोडियम और मैग्नीशियम में सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में मैग्नीशियम की ज्यादा है।
ये क्वेश्चन में दिया हुआ भाई, मैंने नहीं कुछ बोला। पर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की ज्यादा, छोड़ो बहुत ज्यादा है किसके मुकाबले, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की। गिव रीजन, एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप क्या करना, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना और मैग्नीशियम का भी लिखना। आप कहना कि the first ionization enthalpy of magnesium is higher than sodium for two reasons. First, magnesium is smaller than sodium, left to right साइज छोटा होता है। Second, magnesium heavy, fully filled as subshell which makes it extra stable. फर्स्ट पार्ट का आंसर समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में दो हिस्से हैं, आपने पहले हिस्से का आंसर दे दिया, क्लियर हो गया कैसे दे दिया। फिर आप सेकंड की बात करोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देखोगे ना, Na+ का कॉन्फ़िगरेशन करो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1s2 2s2, और Mg+ का भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1s2 2s2 2p6। आप कहेंगे, आप देखो ये फुली फिल्ड पी नोबल गैस बन गया, ग्रुप 18 का मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठ गया। आप कहेंगे आफ्टर द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन Na+ becomes extra stable and achieves noble gas configuration, and hence its second ionization enthalpy is much higher than the second ionization enthalpy of magnesium. अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना इसको, कर लोगे। सेम क्वेश्चन टीचर पता किसका पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन टीचर पूछ सकता है रिगार्डिंग लिथियम एंड बेरिलियम, कि भैया लिथियम और बेरिलियम में, लिथियम की फर्स्ट और बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में बेरिलियम की ज्यादा है, और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में लिथियम की बहुत ज्यादा है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम। मैं चाहूंगा बच्चा इसका भी आंसर प्रॉपर फ्रेम करके मुझे सेंड करे, मैं चेक करूंगा। आगे बढ़े, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो बच्चे, इसको ढंग से समझना, और अब आपके लिए इसका समझना थोड़ा ज्यादा आसान है, पता है क्यों? क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हो, आपको साइन कन्वेंशंस आती हैं, दोबारा से रिवाइज करा देते हैं। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा H प्लस होगा, जब एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा H माइनस होगा। या थर्मोडायनेमिक्स तो बेसिक साइंस पढ़ के आए मेरे बच्चे। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, और वो अनायन बनता है, हैज टू बी इन विच फॉर्म, गैसियस, जो वहां पे बात थी। अब इस दौरान ये एनर्जी रिलीज भी कर सकता है और ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है। यानी कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायन बनाता है, उस दौरान मैक्सिमम केस में एनर्जी रिलीज होती है, पर कुछ केसेस में पहला इलेक्ट्रॉन डालते वक्त ही एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो जाती है। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? आप इसकी डेफिनेशन ये नहीं लिखेंगे इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, नहीं, आप सेफ आंसर बोलेंगे इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज। सेफ हो गया ना, रिलीज भी चेंज है और एब्जॉर्ब भी तो चेंज होता है। तो आपने पढ़ा कितना सेफ आंसर लिखा, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन an isolated gaseous atom gains an electron and becomes anion। अब एनर्जी रिलीज क्यों होती है पहले सीख लें, और देखते हैं एनर्जी रिलीज क्यों होती है। ये रहा एटम, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन आता है ना, और उसकी टेरिटरी में इलेक्ट्रॉन जाके ऐड होता है, ऑर्बिटल में जाके बैठता है। आप जैसे बाहर से अंदर आए हो, सीट पे आके बैठे हो ना, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर आता है ऑर्बिटल में आके बैठेगा। जब ऑर्बिटल में आके बैठता है तो एटम का हिस्सा हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो जब ये न्यूक्लियस अट्रैक्शन करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा ही करेगा, और एनर्जी रिलीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बन जाएगी। अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा कर दी तो हम कहेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई नहीं बोलेंगे, सेफ आंसर बोलेंगे। अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा कर दी तो हम कहेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
मोर कैसे, जरा इसका मीनिंग समझो बच्चे। इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, माइनस का मतलब ही रिलीज होता है। क्लियर हो गया? और मान लो इसको अट्रैक्शन कम दे रहा है, इसको अट्रैक्शन कम दे रहा है, तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी। जब एनर्जी रिलीज कम होगी तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एनर्जी कम क्या होगी, रिलीज होगी। समझ आ गई बात जी? पर ज्यादातर तो रिलीज होती है, पर कुछ केस में क्या होता है, कुछ केस में एटम हाफ फील्ड या फुली फील्ड होता है। जैसे नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है। तो जब नाइट्रोजन के एटम में मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगा कि चल भैया जाके बैठ, अब जाना तो उसने P3 के अंदर ही बैठना है ना। अरे जब तक P नहीं भरेगा तब तक मैं आगे की शेल थोड़ा ना उठा के ले आऊंगा। मैं यही कहूंगा ना कि चलो P को पहले भरो, फिर जाके आगे की शेल बात करेंगे। अब P में ऑलरेडी क्या बैठा है इसका, हाफ फील्ड। अगर नाइट्रोजन ऑलरेडी हाफ फील्ड है तो वो स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से मना कर देगा कि भैया मैं नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन को गेन। पर असंभव काम तो कुछ भी नहीं है। अगर एटम मना करता है करने दो, क्या फर्क पड़ता है, हम बाहर से एनर्जी देकर उसको ऐड करवा देंगे। तो हम ऐसे केस में इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से क्या देंगे मेरे बच्चों, हम बाहर से क्या देंगे इसको, हम इसको बाहर से एनर्जी देंगे। एनर्जी देके इस इलेक्ट्रॉन को चल अंदर चल बैठ अंदर जाकर। तो ऐसे केस में एनर्जी देंगे, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसको कैसे रीड करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एनर्जी ज्यादा चाहिए। समझ आ गई बात? तो क्या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, नन ऑफ दिस। ये कुछ भी हो सकता है। पर ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर तो पहला इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त एनर्जी रिलीज होती ही होती है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन किसी जमाने में क्लास 12th की एनसीईआरटी में पी ब्लॉक नाम के चैप्टर में भी हुआ करता था। अब पी ब्लॉक कट गया, कोई बात नहीं, पर जेई नीट की तैयारी करो तो पी ब्लॉक आएगा, ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 11th में भी है, सेम क्वेश्चन 12th में भी है। कह रहा है ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे लिखते हैं बच्चों, EGH, एच के आगे डेल्टा लगा दो, चेंज। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पर ये जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, क्वेश्चन कम्स व्हाई। बच्चे का जवाब, बच्चा पता क्या सोचता है, मैं तो कोई भी आंसर बना लूंगा भाई। बच्चे का जवाब, और एक गलत जवाब है, ध्यान से। बच्चा कहता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव बिकॉज़ एनर्जी इज रिलीज, वेयर सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव बिकॉज़ एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। अरे भाई यही तो तुझसे पूछा है, माइनस का मतलब ही रिलीज होता है, प्लस का मतलब ही एब्सॉर्ब होता है। तो तुझसे यही पूछ रहा है कि पहले बार में एनर्जी रिलीज क्यों हुई और दूसरी बार में एनर्जी एब्सॉर्ब क्यों हुई। आंसर, व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू एन ऑक्सीजन एटम, the incoming electron experience attraction from the nucleus of oxygen atom। आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ऑक्सीजन एटम का अट्रैक्शन करता है, एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes negative, but after the gain of one electron it becomes negatively charged, and hence there is a repulsion between incoming electron and negatively charged O minus ion। अब इसको इसके अंदर डालूंगा तो रिपेल नहीं करेंगे एक दूसरे को। सो ड्यू एंड टू ओवरकम दिस रिपल्शन, मतलब इस रिपल्शन को हमने ओवरकम करना है। टू ओवरकम दिस रिपल्शन एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, which makes second electron gain enthalpy positive। बहुत शानदार आंसर है, नोट्स में लिखा हुआ है, मैं भी आपको दिखाने वाला हूं, सब्र करोगे तो दिख जाएगा आपको। आगे बढ़ते, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला एटॉमिक साइज। अब आप समझदार हो,
एक एटम छोटा है और एक एटम बड़ा है, इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन करके ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, शील्डिंग इफेक्ट होगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, एनर्जी रिलीज कम करेगा। यानी कि छोटे एटम की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है देन लार्जर साइज एटम। मोर नेगेटिव मतलब ज्यादा रिलीज होती है। सेकंड, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स। तो जिसके न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन होंगे, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मोर नेगेटिव हो जाएगी। थर्ड, इफेक्ट ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे ये तो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अगर एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं तो ये पहला इलेक्ट्रॉन ही गेन करने से हाथ जोड़ देंगे, भाई हमारे में गेन मत कराना, हम स्टेबल हैं। तो ऐसे में पहला इलेक्ट्रॉन गेन कराते वक्त ही क्या होती है, एनर्जी देनी पड़ती है। यानी कि ऐसे एटम की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, लार्ज। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन गेन कराते वक्त एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। समझ में आ गई बात जी? कुछ क्वेश्चंस करें, आ जाओ देखते हैं। पहले वेरिएशन कर लेते हैं। वेरिएशन में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जल्दी बोलो। साइज डिक्रीजेस, attraction between nucleus and incoming electron increases, and hence electron gain enthalpy becomes more negative, मतलब ज्यादा रिलीज। मोर नेगेटिव मतलब ज्यादा रिलीज। डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप कह देना कि लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम आते हैं, शेल बढ़ती हैं, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगी, कम, एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगी, कम। यानी कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चंस हैं, पक्का थे, छोड़ के मत जाना इन क्वेश्चन को। और आपने पेपर दिए तो आपको पता होगा सर सही कह रहे हो, आए थे। जैसे सबसे पहले फ्लोरीन या क्लोरीन, इसी क्वेश्चन में एक्सेप्शन होती है, ये एक्सेप्शन है। नॉर्मली होता क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये होते हैं ना। तो बच्चों को लगता है डाउन द ग्रुप लेस क्या होती जा रही है, पर बच्चों को लगता है कि इसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी। इसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है, हद होगी। नेगेटिव इन सबकी है, नेगेटिव इन सबकी है, पर इसकी कम नेगेटिव होती है। क्वेश्चन कम्स व्हाई, यानी कि इन दोनों में से मोर नेगेटिव किसकी होगी, और इसकी क्या, इसकी मोर नेगेटिव, इसका मतलब ये नहीं है पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी लेस नेगेटिव होती है। क्वेश्चन कम्स व्हाई, उसकी वजह है एफ बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज का होता है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, इतना छोटा होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन वैसे बड़ी टाइट जगह में बैठे होते हैं, बड़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन हो, टाइटली पैक्ड इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन हो जाती है। उस रिपल्शन के चक्कर में एनर्जी रिलीज न्यूक्लियस कम करता है, और इसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है। कुछ शब्दों का ध्यान देना आंसर लिखते वक्त। The electron enthalpy of F is less negative than Cl because of highly compact size of F atom, which results in, दूसरा शब्द, which results in repulsion between incoming electron, which results in repulsion between incoming electron and electron present in 2p subshell of F atom, और इस वजह से क्या हो जाएगा, लेसर एनर्जी रिलीज होगी। लेसर एनर्जी रिलीज होगी तो लेस नेगेटिविटी तो होगी एफ की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज छोड़ के मत जाइएगा, इसको छोड़ के मत जाइएगा। हाँ, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी Cl F
BRI, दिस इज इंक्रीजिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन। ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई छोड़ो जे नीट में भी मिल जाएगा। यानी कि पूरी टेबल में मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अगर है तो किसकी है? किसकी? क्लोरीन की मोस्ट नेगेटिव है, इससे ज्यादा किसी की नहीं। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो हैलोजेंस हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि हैलोजेंस जो होते हैं ना, दे बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 17। 17 में से 12 माइनस करो 5, यानी कि इनका कंफिग्रेशन क्या हो जाएगा? तो इनको एक ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो जल्दी गेन करेंगे मुश्किल से गेन करेंगे? जल्दी गेन करेंगे मुश्किल से गेन करेंगे? जल्दी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाता है इनको, ठीक है? फटाफट गेन कर लो, ठीक है? फटाफट गेन कर लो, तो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, एनर्जी रिलीज ज्यादा कर देते हैं। और दूसरा कारण, ये बहुत छोटे होते हैं। अरे लेफ्ट टू राइट आते आते ग्रुप 17 क्या हो जाएगा? तो कहना है इनकी मोर नेगेटिव दो रीजन से होती है। एक, ड्यू टू देयर वेरी स्मॉल इन साइज। सेकंड, दे रिक्वायर ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। आगे बढ़े। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है? 2s2 2p, अब 2p3 का मतलब क्या हो गया? हाफ फील्ड का मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा। ये पहला इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ग्रुप 18 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्ज पॉजिटिव क्यों होती है? सेम आंसर। ग्रुप 18 वाले क्या हो जाएंगे? s2, ये फुली फिल्ड हो जाएंगे, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएंगे, तो एनर्जी विल रिक्वायर टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, व्हिच मेक्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स हाईली पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। क्लियर है? और जब मैं भी आपको क्वेश्चन करा रहा था ना मेरे बच्चों, FCl-BrI का, तो जो पंगा F और Cl में हुआ है ना, कि होनी चाहिए थी F की ज्यादा नेगेटिव, होगी किसकी ज्यादा नेगेटिव? Cl की। सेम पंगा यहां पे भी है, ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम टेलुरियम पोलोनियम में। तो ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा नेगेटिव किसकी होती है? सल्फर की होती है भाई, क्योंकि सल्फर की ज्यादा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन, अगर फ्लोरीन बहुत कॉम्पैक्ट है तो O भी तो बहुत कॉम्पैक्ट है, तो O बहुत कॉम्पैक्ट है, तो O के भी अंदर के इलेक्ट्रॉन और आने वाले इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी? रिपल्शन। तो एनर्जी रिलीज O थोड़ी कम करेगा जितनी वो करने में सक्षम है। क्लियर होगी बात? पर अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से मोर नेगेटिव किसकी होगी, तो फिर फ्लोरीन की होगी। कॉम्पैक्ट तो दोनों ही है, पर अच्छी बात यह है कि फ्लोरीन को क्या चाहिए? सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन, तो झपट्टा मारने में कौन आगे होगा? फ्लोरीन। क्लियर हो गया? ये तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन है जो कराए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कर लोगे। बचा कौन सा टॉपिक? बचा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में एक अंतर है। अंतर यह है कि जब एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है शेयर करके इलेक्ट्रॉन को, कि भैया एक इलेक्ट्रॉन तेरा एक इलेक्ट्रॉन मेरा, चल बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कोवैलेंट बॉन्ड, अगले चैप्टर में पढ़ा है। तो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अब प्रोटॉन का काम क्या होता है? अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो इसका न्यूक्लियस भी अट्रैक्शन लगाएगा, इसका न्यूक्लियस भी अट्रैक्शन लगाएगा। फोर्स आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है, नेट वेक्टर किसी एक डायरेक्शन में जाएगा जहां पे ज्यादा फोर्स वेक्टर ज्यादा होगा। मान लो इसके न्यूक्लियस के प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस के प्रोटॉन से ज्यादा है। मान लो इसके पास है 11 प्रोटॉन और इसके पास है 17 प्रोटॉन। अब बताओ ताकत कौन ज्यादा लगाएगा? 17 प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे? बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। पर यह बात ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन चाहे बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे पर बी के अंदर जाके नहीं बैठ जाएंगे।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जाके बैठ रहा था। अंतर समझ में आया? दोनों में अंतर समझाता हूं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है। एटम जो अकेला है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करके देखना है कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की प्रॉपर्टी है जब वो शेयर इलेक्ट्रॉन करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। यानी कि वो एक अकेले एटम की प्रॉपर्टी है और ये एक एटम की प्रॉपर्टी तो है, पर कब? व्हेन इट फॉर्म्स अ कोवलेंट बॉन्ड विद अनदर एटम। अंतर समझ में आया पहला? दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसमें कोई एनर्जी रिलीज हो रही है? इसमें तो बस एटम के तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो रहा है। तीसरा डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट होती है किलो जूल पर मोल, एनर्जी रिलीज हो रही है भाई, ये यूनिटलेस है क्योंकि ये ताकत है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब एक एटम की क्षमता है, ताकत है सामने वाले से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। जिसकी ताकत ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। बस ये मतलब है, इसके ऊपर इसका मतलब नहीं है। तो मेरा ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है। अब ये मेरा फेवरेट क्यों है? ये सेम क्वेश्चन पीरियोडिसिटी की बैक में भी है, केमिकल बॉन्डिंग के भी बैक क्वेश्चन में। यानी कि अगर एक क्वेश्चन अगर 2 चैप्टर में बैक एक्सरसाइज में जरा ले रहा है तो इंपॉर्टेंट तो होगा भाई। क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कभी भी डिफरेंस आए ना, ये तो आपको 9th क्लास से सिखा रहा हूं, कभी भी डिफरेंस आए सबसे पहला पॉइंट क्या लिख दो उठा के? उनकी डेफिनेशन, उठा के डेफिनेशन लिख दो। दूसरा डिफरेंस, एक आइसोलेटेड गैसेस एटम की प्रॉपर्टी है और ये एक एटम की प्रॉपर्टी है व्हेन इट फॉर्म्स अ कोवलेंट बॉन्ड विद अनदर एटम। तीसरा, देयर इज एनर्जी रिलीज इन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, देयर इज नो सच एनर्जी रिलीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, इलेक्ट्रोन गेन एंथैल्पी में इट्स यूनिट इज किलोजूल पर मोल, इट इज यूनिटलेस। एक सबसे बड़ा डिफरेंस बताऊं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एग्जैक्ट निकाला जा सकता है कि 400 किलो जूल एनर्जी रिलीज पर मोल, 300 किलो जूल एनर्जी रिलीज पर मोल निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ताकत है, क्या किसी की ताकत की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है? क्या मैं कह सकता हूं उसकी इतनी ताकत? नहीं बता सकता। ये एक रिलेटिव स्केल है। कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव स्केल, ये वेरी करता है और ये किसी से कंपेयर करके निकाली जाती है। जैसे लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होती नहीं है मेरे बच्चों, 1 मानी हुई है। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होती नहीं है, 1 मानी हुई है। ठीक है मेरे बच्चों? हाँ जी, आप हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होती नहीं है, 1 मानी हुई है। यानी कि हम जितने भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? लिथियम के। आधे से ज्यादा बच्चों को ये नहीं पता। उनसे पूछ लो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, मुझे क्या पता, मैंने याद करनी है। याद करनी नहीं है, बस ये याद कर ले इसके रिस्पेक्ट में सबके निकालते हैं। अब लिथियम के बाद कौन आता है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 1 है, इसकी 1.5 है, इसकी 2 है, 2.5 है, 3 है, 3.5 है और इसकी कितनी है? यानी कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4। इसका ये मतलब है F की ताकत लिथियम के मुकाबले 4 गुना है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की। क्लियर होगी बात? F की ताकत बोरोन के मुकाबले 2 गुना ज्यादा है, बस ये मतलब है। और लिथियम के बाद सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। अब सोडियम की 0.9 होती है, पोटेशियम की 0.8 होती है। तो डाउन द ग्रुप अब आपको वेरिएशन तो दिखी गई होगी। क्या लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो इंक्रीजेस, क्यों? साइज छोटा हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज एंड हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज। और डाउन द ग्रुप वही मेरी पुरानी भाषा जो मैं इतनी देर से इस्तेमाल कर रहा हूं। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस।
shielding effect due to intervening electron increases, attraction between nucleus and shared electron decreases, and hence electronegativity decreases. पर फिर वही बात, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आनी है? फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर दिस इज इंक्रीजिंग। मेरे बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा क्यों है? इसलिए है क्योंकि मैंने अभी यहां पे एक बात बोली कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम की तरफ अट्रैक्ट होता है, एटम के अंदर जाके जगह नहीं लेता। और एफ की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों कम होगी थी? क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ने अंदर के इलेक्ट्रॉन जो 2p में बैठे थे वहां जाके जगह लेनी थी। तो छोटे से सबशेल में इलेक्ट्रॉन वैसे ही टाइटली पैक्ड थे, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या जगह मिलेगी? तो उस रिपल्शन के चक्कर में एफ की क्या कम होगी थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी थी। इसका मतलब ये नहीं पॉजिटिव होती है, लेस नेगेटिव होती है। पर एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन क्यों नहीं आई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का हिस्सा नहीं हो रहा। तो पहली बात। दूसरी बात, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, और 3 एलिमेंट को रट लो, ओ भाई बहुत काम आते हैं ये। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 4 रट लो। 12th की ऑर्गेनिक में न जाने कितनी बार इस शब्द को बोलूंगा, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसके दम पे न जाने कितनी चीजें सिखाऊंगा। और केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी के दम पे सिखाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दम पे सिखाते हैं। एक डिफरेंस रह गया जो मेरा फेवरेट है, बहुत फेवरेट डिफरेंस है फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। क्यों वो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो आगे की केमिस्ट्री में काम आता है। सुनो क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एटम की हमेशा फिक्स्ड होती है। उसने जो एनर्जी रिलीज करनी है उतनी करेगा, या जो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है उतनी करेगा, क्योंकि वो एक आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है। उसके आसपास क्या उसको फर्क नहीं पड़ता। कभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी एटम की चेंज नहीं होती। पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव स्केल है, ताकत है, और ताकत समय के साथ बदल जाती है। ताकत समय के साथ बदल जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एटम की क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है विद चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अरे आप तो ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो, याद करो। अल्केन में sp3, अल्कीन में sp2, अल्काइन में sp। तो याद करो, इसके अंदर s करेक्टर मैक्सिमम था। s करेक्टर मैक्सिमम होने से इसकी क्या बढ़ गई थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से अल्काइन क्या हो गए थे? एसिडिक। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फिक्स होगी, पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? चेंज होती रहेगी विद चेंज ऑफ इट्स हाइब्रिडाइजेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर से भी चेंज हो जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन वेरी विद चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन। से सबसे प्यारा डिफरेंस है, इसको छोड़ के मत आना, कभी मिस मत करके आना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिवाइज होगी, वेरिएशन रिवाइज होगी, डिफरेंस रिवाइज हो गया। वैलेंसी 9th क्लास का टुच्चा सा टॉपिक है, उसको खुद भी कर सकते हैं। अब आती है मेरे नोट्स की बारी। देखो नोट्स, ये रे नोट्स। एक्चुअली ना कुछ बच्चे यहाँ पे ना, मैं देख रहा था नोट्स खोल के बैठे थे। उनको पता होगा सर ने एक एक लाइन, एक एक पेज को ढंग से रिवाइज करा दिया। तो बच्चे गलत कर रहा हूं, पेज के सीक्वेंस में चला ना तो खोल के बैठी है, पीछे भी 2-3 बच्चे खोल के बैठे हैं। ये सारा वही लिखा है, ये सारा वही लिखा है। ये देखो, ये फेवरेट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एफ और ओ, एफ छोटा है और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एफ और सीएल, सीएल, एफ बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगी। ओ और एस, एस ओ भी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक। एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है। और इसकी एक मेरा लेक्चर है पीरियोडिसिटी की, एग्जाम्पलर की रिकॉर्डिंग भी मैंने कर रखी है, वो भी जरूर देखना। तो आप जब पेपर में जाओ, चैप्टर रिवाइज कर लिया, मेरा यही लेक्चर हाई स्पीड पे देख लेना। और प्लस मेरा एक और लेक्चर कौन सा जरूर देखना है, इसका कौन सा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, बहुत प्यारा लेक्चर है, जरूर देखिएगा। ये पूरे नोट्स मैंने आपको करा दिए,
ठीक है बच्चों, जिसके पास ये नोट्स नहीं है वो कांटेक्ट करके मुझसे नोट्स ले सकता है। ठीक है जी, तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो। और सुन लो, ऑनलाइन वालों तुम मत भागना, वीडियो ऑफ करो।